जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा उसका निकाह हराम हो गया। ये वही माइंडसेट है ना। पीएलपी के लोगों ने 2018 के इलेक्शंस के अंदर नून लीग के बारे में भी यही कहा था, हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जारी रखने के फेवर में थी बीबी। अक्टूबर 99 के अंदर तो वो नहीं थी फेवर के अंदर। उनकी जो स्टेटमेंट है एपी पे आज भी मौजूद है, जो हॉर्सेज हैं जरदारी साहब के उनको मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं जबकि आवाम के पास जो है दाल खाने के पैसे नहीं है। बीबी ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था वो घोड़े दिखाएं जो मुरब्बे खाते हो। इस मुल्क में एक चीज बड़ी तसलसल से की गई, इस सियासतदानों को बदनाम करना है आपने, क्योंकि डिक्टेटरशिप की बका इसी में थी। उसका जो मुकाबला करता है उसको आपने मलाइन करना है। आपकी एक कॉल है एबीसी न्यूज ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें आपने बताया भाई कि बीबी जो शहीद हो चुकी हैं, उनको 2 गोलियां लगी, एक कमर में और एक सर में। यू हैड द मोस्ट एक्यूरेट न्यूज, इसलिए कि आई वाज इन द हॉस्पिटल। मैं लियाकत बाग था, धमाके की आवाज आई, इतने में एक बच्चा खून बह रहा था उसका। मैंने कहा नहीं बीबी चली गई, बीबी चली गई। गुस्सा किया कभी उन्होंने किसी बात पे? बीबी यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स एट दैट टाइम। एक आर्टिकल बीबी ने लिख के भेजा, बाबर साहब ने अपने ऑफिस रनर को दिया और कहा कि जाके नेशन में दे आओ। बीबी कहने लगी कि व्हाट डू यू थिंक, डू आई राइट आर्टिकल्स एवरी डे? यू सेंट माय आर्टिकल विद ऑफिस रनर। बीबी इतना गुस्सा थी। आई होल्ड यू एंड यू रिस्पॉन्सिबल। फरजुल्लाह बाबर साहब की तरफ और मेरी तरफ। मुझे आज अगर उर्दू बोलने से रोका जाएगा तो मैं उस चीज को अपने अंदर जज्ब करता रहूंगा और फिर एक रोज वो फट पड़ेगा। हमने बांग्लादेश से उसकी जबान छीनी। उसके ऑपोजिशन में भी पर्सपेक्टिव मौजूद है कि शायद भुट्टो साहब इस पोजीशन में थे कि वो कंप्रोमाइज कर लेते तो प्रोबेबली हादसा ना होता। पीपल्स पार्टी फेडरेशन की इलामत हुआ करती थी, 2013 के बाद एक सूबे तक महदूद हो गई। बीबी की डॉक्टर्ड पिक्चर्स 90s के अंदर हेलीकॉप्टर से पंजाब में फेंकी गई। विक्टिम थी ये वाली पार्टी। आज पाकिस्तान के अंदर इद्दत केस के ऊपर वाली पार्टी किस तरफ खड़ी है? 2018 के बाद जो फिनोमेना देखा उसने हमें कुछ चीजें ऐसी करने की तरफ हम मजबूर हो गए। वो ना करते तो पाकिस्तान को खतरा है। पॉलिटिकल वर्कर्स मेरे पास आते रहते थे। इन लोगों ने बनाई कराची यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट 1981 में। उसके इलेक्शन होने थे। मेरा फ्लैट चूंकि बिल्कुल ही करीब था, मेरा फ्लैट सेंटर बन गया। यूएसएम की मीटिंग होनी थी। आज मीटिंग हुई, बैठे, बेल बजती है, अल्ताफ आया। अब मीटिंग हो रही है, सारे बैठे हुए हैं। मैंने कहा अल्ताफ आपको पता है कि मीटिंग 20 मिनट पहले शुरू हो चुकी है, अब ये कुर्सी उठाओ और बाहर जाके बैठ जाओ, जो फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे। कहते हैं जी वासिम भाई। ये वही अल्ताफ हुसैन है जिनके एक इशारे पे फिर कराची बंद हो जाता था 15 मिनट के अंदर। उस रात क्या हालात थे जब सामने लादेन वाली रेड हुई है? हमने ये तासुर दिया था कि ये वाकया हमारे इल्म में होके हुआ है। ये नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल काट के रख दिया गया हो। हमने ये कहना है कि हुकूमत और सिक्योरिटी अपैरेटस दोनों सेम पेज पे हैं। और उस पेज का फिर बाद में क्या हुआ? तकरीबन 2004-05 से जब से मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ, वही ज़रा टाइम था जब राइज़ हुआ टेलीविज़न का, तो कोई 20 से 25 चेहरे ऐसे हैं जो तब से लेकर आज तक टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, चाहे वो कोई सी पॉलिटिकल पार्टी के हों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, वो 25, 30, 40 एट मैक्स होते हैं। उन चेहरों में आप कभी नज़र नहीं आए। आपको लोग नहीं जानते, अपेरेंटली इंटेलिजेंशिया का सेक्शन जानता होगा लेकिन मैसेज में लोग नहीं जानते। बट आपसे जो पहले भी बात हो रही थी, जो हमने आपके बारे में समझने की कोशिश की, एक तारीख़ है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। आपने बीबी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, आप अभी भी जरदारी साहब के साथ काम कर रहे हैं, आपने अल्ताफ़ हुसैन के साथ टाइम गुजारा। तो ज़रा सा अपने बारे में बताएं, बैकग्राउंड बताएं, बचपन कहाँ गुजरा, कराची कैसा था अर्ली डेज़ में? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और मैं एक इंडिया से आए हुए माइग्रेंट का बड़ा बेटा हूँ और चूँकि माइग्रेंट्स का कोई घर नहीं होता शुरू में, तो दे जस्ट कीप मूविंग। 60s में मैं हैदराबाद में और 69 में मैंने मैट्रिक पास की। और उस वक्त आपको पता है समाज में तब्दीलियाँ आ रही थी। उसी करंट में हम भुट्टो साहब के गर्विदा भी हो गए। भुट्टो साहब ने वही चीज़ें की जो स्ट्राइक करती थी हमारी कौम से कि भाई हम कब तक गरीब रहेंगे। मेरी वालदा का एक ये कहना था कि बेटा गरीब होना जुर्म नहीं है, गुर्बत पे कनात कर लेना, गुर्बत गरीब रहने पे राज़ी हो जाना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। जस्ट टू अंडरस्टैंड 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे की आज वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
आइन क्या होता है, आइन की अहमियत क्या होती है, किन अमेंडमेंट्स ने पाकिस्तान की हिस्ट्री को शेप किया, कौन सी मूवमेंट्स इस वक्त करंटली दुनिया में चल रही हैं। लेकिन जब भी मैं बात करता हूँ आपकी आप जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग बहुत पॉलिटिकल अवेयर थे उस ज़माने के अंदर, स्पेशली जब वो यंग थे। क्या इन्वायरमेंट होता था उस वक्त जिस वजह से आप लोगों की जनरेशन के अंदर ये चीज़, ये एक वो स्पार्क मौजूद होता था? जब 1977 में ZAB की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा गया, भुट्टो साहब को कैद कर लिया गया, उसके बाद से इस मुल्क में एक चीज़ बड़ी तसलसल से की गई कि सियासतदानों को बदनाम करना है आपने, क्योंकि फाशिज्म की और डिक्टेटरशिप की बका इसी में थी कि उसका जो मुकाबला करता है, उसको जो रेजिस्टेंस देता है उसको आपने मलाइन करना है। वो सिलसिला जो शुरू हुआ था 77 से, वो सिलसिला आज तक आ रहा है। लेकिन 85 की असेंबली में जो लोग मौजूद थे, आज वही पॉलिटिकल एलीट है ना हमारी। अब एक गलती जिसका एतराफ़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया कि 85 के इलेक्शन में हमने बाइकआउट किया। हमने जब बाइकआउट कर दिया तो वो लोग आ गए जिन्हें कोई यूनियन काउंसिल का मेंबर भी नहीं बना सकता था, और वो सारे इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड लोग थे। लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि उसके अंदर से भी उस वक्त फ़खर इमाम एज अपोजिशन लीडर उभर के आ गए और वगैरह वगैरह। उसी सिस्टम से आप देखें वज़ीर आज़म जो साहब निकल आए, तो आपका पॉलिटिकल कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन पॉलिटिशियन अपनी बात आवाम तक पहुंचाना जानता है। 60s को आपने डिस्कस किया, 70s के इलेक्शंस के टाइम पे कहाँ थे आप और क्या हो रहा था? क्योंकि भुट्टो साहब से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो GTS ग्राउंड है एक हैदराबाद में, वहाँ भुट्टो साहब का इलेक्शन का जलसा होना था। बड़े जोश से गया मैंने बाकायदा कनातें लगाई और ख़ुद खोदा और ख़ुद डंडे गाड़े। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे आप? बिल्कुल। तो वो पूरे कपड़े ख़राब हो गए, और ये फिर मैंने कहा, एक दोस्त से साइकिल ली वहीं, और मैंने कहा कि लतीफ़ाबाद 6 नंबर आऊँ, जहाँ मेरे नानी का घर था। कपड़े जल्दी से हल्के फुल्के धो के इस्त्री करके वापस आऊँ जलसे में। जब मैं आया हूँ 6 नंबर लतीफ़ाबाद और वापस GTS ग्राउंड पहुँचा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली जलसा ख़त्म हो चुका था। तो वो मेरे आज तक है कि मैंने भुट्टो साहब को उस जलसे में नहीं देख सका, और जिसके लिए मैंने खुद तैयारी की थी। So, जब इलेक्शंस हुए जिस हिस्से में आप रहे थे पाकिस्तान की, यहाँ पे अवेयरनेस थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कंट्री, बंगाल में क्या हो रहा है? हमें बहुत ज़्यादा था कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और यकीन माने जब जिस रोज़ ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ है और शाम को वो ख़बर मैंने सुनी है, मैं फूट फूट के रोया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा मशरक़ी बाजू हमसे इस तरह से जुदा हो जाए। 50 years, more than 50 years down the road, आप क्या समझते हैं? एक तो ज़ाहिर नैरेटिव ये मौजूद है कि फ़ौज की वजह से वो हुआ। आप समझते हैं कि अगर भुट्टो साहब और उस तरफ से अवामी लीग के जो लीडर थे वो लोग बात करते तो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते थे? उस वक्त की बात नहीं, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिसियाँ आप बनाते हैं, फिर वो आहिस्ता 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 आपके दिमागों पे असरअंदाज होती जाती हैं। मुझे आज अगर उर्दू बोलने की से रोका जाएगा तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये नहीं, मैं उस चीज़ को अपने अंदर जज्ब करता रहूँगा, और फिर एक रोज़ वो फट पड़ेगा। हमने ये किया कि बांग्लादेश से उसकी ज़बान छीनी, बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान से। फिर ईस्ट पाकिस्तान हमसे ज़्यादा था आबादी में, हमने उसको वो हिस्सा नहीं दिया। पैरिटी का उसूल अपना लिया कि आपके और हमारी सीटें बराबर होंगी, 1 यूनिट बना दिया कि 1 यूनिट। ये नाइंसाफ़ियाँ उस वक्त तो नहीं हो सकी, लेकिन वो आवाम के दिलों में बढ़ती रही। और लामहला जब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, आप उस वक्त शायद उसका इतना असरअंदाज ना हो आप पे, लेकिन वक्त के साथ मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे होते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कन्फ्रंट करते हैं कि जिसके बाद आपको एहसास होता है कि नहीं, ये जो ज़्यादती हुई थी हमारे साथ हुई थी। तो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश में बदल जाना 1 साल या 2 साल की बात नहीं थी। ये एक प्रोसेस था जो चलता आ रहा था, जो कल्मिनेट हुआ
जो मुंतज हुआ इस बात पे कि उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ। और उसके अलावा आपको पता है कि जियो पॉलिटिक्स में ये चीज़ होती है कि आपका जो एनिमी होता है, जिसके साथ हम 2-3 जंगें भी लड़ चुके थे उस वक्त तक, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो वो जलती पे तेल का काम करता है। और जो सेनर वाइसेस उस माहौल में होती हैं, जो थोड़े से अकल के मंद लोग होते हैं और चाहते हैं कि भाई ये रिफ्ट इतना ख़त्म किया जाए, जो आजकल भी नज़र आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। पोलराइजेशन का अंजाम हमेशा ख़राब होता है, और वही पोलराइजेशन थी जिसने बांग्लादेश को वजूद में लाया। सर 71 की सेन वॉइसेस अगर 2-3 आपको हो कि यार ये लोग कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, बट वो कामयाब नहीं हो पाए। भुट्टो साहब कोशिश कर रहे थे, और आपके उस वक्त मुमताज़ दौलताना कोशिश कर रहे थे, भाषानी साहब कोशिश कर रहे थे, अब्दुल हमीद भाषानी, वो नैब का एक भाषानी ग्रुप था, वो कोशिश कर रहे थे, और यहाँ का इंटेलिजेंसिया बहुत कर रहा था कोशिश। हम चाहते थे कि अकोमोडेशन होनी चाहिए। चलिए, ऑब्वियसली आपका एक पर्सपेक्टिव है, फिर एक उसके ऑपोजिशन में भी पर्सपेक्टिव मौजूद है। उनका ख्याल है कि शायद पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब जो हैं वो इस पोजीशन में थे कि वो कंप्रोमाइज़ कर लेते तो प्रॉब्ली हादसा ना होता। आई अंडरस्टैंड आप जो बात कर रहे हैं कि वो एक हादसा एकदम नहीं होता। अब हम इफ्स और बट्स पे तो बात आगे नहीं बढ़ा सकते ना। और तो लेट्स उस ज़माने में कभी भी, और देखें जो फेक न्यूज़ थी उस वक्त भी थी, यहाँ वहाँ तुम जो था वो फेक न्यूज़ ही थी ना। एक जब उसके खालिक ने ये कह दिया है कि ये मेरी बनाई हुई शय सुर्खी थी, आप अभी तक उसको लेके पीछे पड़े, ऐसी बात नहीं थी। तो बहरहाल खैर वो एक पूरा अलग प्रोग्राम हो सकता है सानी के ऊपर। मिलिट्री कब ज्वाइन की सर आपने? 70s के बाद आप 70s में फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया, कराची, और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज कराची आना हुआ तो एक नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज चूँकि एक फेडरल गवर्नमेंट का कॉलेज था, उसका नाम उस वक्त था नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। That is 72, 73? 74। उस वक्त तो मेरे स्टूडेंट यूनियंस भी एक्टिव थी काफ़ी। हाँ, स्टूडेंट्स यूनियन एक्टिव थी उस ज़माने में। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज पे इलेक्शन होते थे, उसमें ये होता था पठान ग्रुप अलग लड़ रहा होता था, बलोच ग्रुप अलग लड़ रहा होता था, यानी उस ज़माने में नैफ वाले और ये बलूचिस्तान वाले ये अलग अलग लड़ रहे होते थे, और सिंधियों का अलग ग्रुप था। और आप भी किसी का हिस्सा बने थे किसी ग्रुप का? हुआ ये कि उस ज़माने में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टूडेंट फ्रंट नाम की एक लोकल तंजीम थी, जो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के ही लड़कों ने बनाई थी, जो एथनिसिटी के खिलाफ, यानी एथनिसिटी होनी चाहिए लेकिन पॉलिटिकल उसमें नहीं आनी चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो वो थी, तो आई जॉइंड दैट ग्रुप। अच्छा, जब इलेक्शन होने लगे तो आई थॉट इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड कि ये अलग अलग क्यों लड़ते हैं सारे लोग, इनको मिल के क्यों नहीं लड़। तो आई वॉज द वन हु फॉर्म्ड प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स अलायंस, PSA। और अभी तक APMSO की एग्जिस्टेंस नहीं है। APMSO नहीं बनी थी। APMSO तो आपको पता है ना कि अल्ताफ़ हुसैन को जब मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सका था तो उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाई थी। उस एक्शन कमेटी में अल्ताफ़ हुसैन का बयान वगैरह छपता था। ये 74-75 की बात है। APMSO 1978 में बनी है। अल्ताफ़ हुसैन हमारे कॉलेज आया करते थे, हमसे उनकी अच्छी रहती थी, हम बातचीत करते थे। हम उनसे यही कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन एथनिक बुनियादों पे ना करो। लेकिन आप समझते हैं वो जो कोटा सिस्टम था जिसकी बुनियाद से ही जहाँ इट्स बिगनिंग ऑफ द ट्रेजेडी जो बाद में होता रहा है, वो आई डोंट थिंक कोटा सिस्टम इट इज़ एन एक्सक्यूज, इट इज़ नॉट द रियल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कोटा सिस्टम कहाँ नहीं होता है, कोटा सिस्टम तो कनाडा में भी मौजूद है। कोटा सिस्टम तो उस वक्त भी मौजूद था जब यूरोपियन यूनियन ने अपने उन कंट्रीज़ को, जैसे स्पेन, आयरलैंड, इटली के छोटे गांव में लोगों को बाथरूम तक बना के दिए।
क्यों बना के दिए? वो सबके कलेक्टिव पैसों से बना के दिए। दैट इज़ ए कोटा सिस्टम, कि जो आपके साथ चल रहा है, आपके मुल्क के अंदर है, उसमें अगर कोई पीछे रह जाता है आप उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन इसकी अपोजिशन में आर्गुमेंट ये होता है ना कि अगर ये करना तो फिर क्रॉस पाकिस्तान होना चाहिए था, व्हाई ओनली इन सिंध, व्हाई नॉट इन बलोचिस्तान, व्हाई नॉट इन अदर प्रोविंसेस? नहीं, दूसरी जगह भी है, बलूचिस्तान में भी रूरल अर्बन है, वहाँ भी है, और उस वक्त तो पंजाब में भी था। अगर आप मेरिट पे नहीं आते हैं तो आप उसी सिस्टम के एक दूसरे उनसर को आप बुरा कहना शुरू कर दो कि उसकी वजह से मेरा हक मारा गया। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। सो इस आर्गुमेंट को लेके आपकी अल्ताफ हुसैन से बात होती थी, डिस्कशन होती थी? बहुत होती थी। अल्ताफ हुसैन हमारी कैंटीन में भी आया करते थे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज की, और हम कराची यूनिवर्सिटी से भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी। और वो उनका एक ही रहता था कि वासिफ भाई कहा करते थे वो मुझे, वासिफ भाई आप APMSO का हमें यूनिट बनाने दें। ओके। और मैं कहता था अल्ताफ यहाँ इतनी अच्छी हारमोनियस फ़ज़ा थी हमारे कॉलेज में, हमारे सिंधी, बलोच, पठान, दोस्त, गिलगिती, कश्मीरी सारे मिल के रहते थे। अगर वहाँ मैं उन्हें ये इजाज़त दे देता अल्ताफ हुसैन को कि एथनिसिटी की बुनियाद पे आप एक ग्रुप बना लो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो एवरी 15 डेज़ 20 डेज़ वो आया करते थे, वासिफ भाई अब बनाने दे यूनिट। मैं तो अल्ताफ जाओ, बाद में बात करेंगे। फिर कराची यूनिवर्सिटी में जो एक, और हमारे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टू सम एक्सटेंट ये था कि वहाँ प्रोग्रेसिव के लिए उस वक्त ज़िंदगी अजीरन हो गई थी आफ्टर 77। बहुत सारे हमारे दोस्तों को मार भी पड़ी। मैं ज़रा थोड़ा सा होशियार था या डरपोक था, मुझे आज तक नहीं पड़ी, मैं पहले ही निकल आता था। उस वक्त फिर मेरा घर उनके लिए एक रिफ्यूज होता था। मेरा घर था नीपा चौरंगी पे, फ्लैट था, हम दोनों भाई पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हमारे अब्बा ने हमें एक फ्लैट किराए पे लेके दिया हुआ था जहाँ हम रहते थे। वो फ्लैट मेरा पॉलिटिकल फ्लैट था। उस पॉलिटिकल फ्लैट की तकरीबन 22-26 चाबियाँ थी। 22-26 चाबियाँ? हाँ, क्योंकि वहाँ कभी हम आते थे, देखते थे डॉक्टर हसन जफर आरिफ आके सोए हुए हैं, कभी डॉक्टर नकवी कराची यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होते थे, वो हमें बैठे हुए मिलते थे। यानी वो चाबियाँ सारे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स के पास थी। जो भी कहता था यार मुझे एक बना दो, आप बनवा लो, उससे लोग बनवा लो। यानी इतनी कॉमराडरी थी कि कभी कभी मैं और मेरा भाई जब आते थे, कभी हैदराबाद से आए, तो देखते थे कि हमारे लिए कोई सोने की जगह नहीं है। दिस इज द टाइम जब स्पेस मिलना शुरू हुई एथनिक पॉलिटिक्स को या अल्ताफ हुसैन की पार्टी को? एग्जैक्टली ये वो वक्त था कि जब अल्ताफ हुसैन ने कराची यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया मलीर और वगैरह वगैरह में बना ली थी, अपने APMSO का यूनिट बना लिया और उसको सर रेजिस्ट करने के लिए कोई मौजूद नहीं और कोई मौजूद है। उसे सिर्फ एक जगह रेजिस्ट हो सका, वो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज था, जहाँ 1980 में हमने जब इलेक्शन लड़ा जमीयत के खिलाफ विदाउट APMSO, हमने स्वीप किया वो इलेक्शन। 1980 वाज द लास्ट ईयर ऑफ योर लाइक स्टूडेंट इयर्स? हाँ, फिर मैंने दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप भी शुरू की। फिर आपने मिलिट्री ज्वाइन की गालबन 82 फरवरी में। और कितना अर्सा सर्व किया आपने? मैंने सितंबर 1985 तक। 85 तक। और क्या वजह थी फिर खुदा हाफिज करने की? अच्छा, खुदा हाफिज कहने की वजह, आई डिडंट एग्री विद जनरल जिया जो कुछ कर रहा था। सो कोई रीजनिंग दिखी थी आपने अपनी आर्मी से रिटायरमेंट? उसका तरीकाकार क्या? हमारा कोर्स था, उसमें अगर आप विद इन certain period if you wanted to leave the army you could leave it। तो मुझे 2 दफ़ा GHQ से वापस आया था कि आप दोबारा रिकंसिडर करें अपने इस फैसले को। But I so you left and then you left Pakistan as well? 1985 में फिर मैं जब आया वापस हैदराबाद, तो मैं सिंधाबादगार शुगर मिल्स में मुझे नौकरी मिल गई। मैं वहाँ जॉब कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं जी, अब बाहर जाया जाए। फिर हालात कुछ ख़राब भी हो रहे थे ज़रा, क्योंकि आई वॉज एक्सपोज्ड ए लॉट। तो थोड़ा
APMSO ने अपने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो उससे पॉलिटिकली तो अवेयर था और एहसास भी था कि कुछ गलत भी हो सकता है। तो 86 में फिर मैंने का एडमिशन लिया और मैं चला गया यहाँ से इंग्लैंड में। मेरी सिस्टर हैं, वो अभी भी रहती हैं, वहीं डॉक्टर हैं, तो उनके पास चला गया और वहाँ से फिर मैं आयरलैंड चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक। What was your reasoning of coming back? मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। So this is when आपने जब पीपल्स पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन की? हाँ जी। हुआ ये कि जब आया मैं तो इलेक्शन होने वाले थे, 97 फरवरी में हुए थे शायद। फरवरी में हुए थे। तो पीपल्स पार्टी को एज यूजुअल सारी फैमिली सपोर्ट करती थी, हम सारी फैमिली। जब आप वापस आए तो बीबी गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी थी? बीबी की ख़त्म होने वाली थी। उस वक्त तक अभी आप हिस्सा नहीं है? हाँ, उस वक्त तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन मुझे पता चल गया इलेक्शन होते हैं, हो गए इलेक्शन, हार गए इलेक्शन हम। इट वाज मार्च और मार्च 97 जब एक छोटी सी खबर पड़ी कि बेनज़ीर भुट्टो कल सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद आ रही हैं। मार्च का फर्स्ट वीक था और आप इस्लामाबाद सेटल हो चुके थे? मैं इस्लामाबाद हो गया था। मैंने अपना एक बिज़नेस भी शुरू कर दिया था। तो जब मुझे ये पता चला कि बीबी आ रही हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो मैंने 3 सफ़े लिखे बीबी को और उनको एड्रेस करते हुए, और कि भाई ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है। और मैंने उसमें मेरा अपना नंबर तो था नहीं था, मोबाइल मेरे पास था नहीं था, तो मैंने अपनी बहन के घर जहाँ मैं ठहरा हुआ था चकशाजाद, वहाँ का नंबर दे दिया था। ये डिलीवर कैसे किया आपने? हुआ ये कि मैं पहुँचा एयरपोर्ट पे, वहाँ कोई 150-200 बंदा खड़ा हुआ था। बीबी बजाय वो जो VIP लाउंज है वहाँ से आने के नॉर्मल लाउंज से निकली। मैंने बहुत ही ऊंचा नारे भुट्टो जो लगाया ना, तो मैं पहले किसी को नहीं जानता था ना, तो सारा मजमा हो गया ये कौन है। तो एकदम से मजमा हुआ, उसने मेरा जवाब दिया, तो मैं वो नारे लगाता हुआ 3-4 नारे लगाता हुआ मैं बीबी के बिल्कुल सामने पहुंच गया। अच्छा हाँ। मैंने वो लिफाफे में रखा हुआ था। फर्स्ट इनकाउंटर आपका बीबी के साथ? फर्स्ट इनकाउंटर है मेरा, बीबी से पहली मुलाकात है। मैंने कहा बीबी, आई हैव रिटन ए फ्यू वर्ड्स फॉर यू, आई एम ए PPP लॉयलिस्ट, प्लीज रीड देम व्हेनेवर यू हैव गॉट टाइम। और बीबी के हाथ में पकड़ा के मैं पीछे हट गया। अब सारे लोग चलने लगे। मैंने देखा बीबी ने वो खत अपने लैप पे रखा, उसके ऊपर अपना पर्स रख लिया। अब मैं चला गया पिंडी कुछ कोटेशंस लेने अपने बिजनेस के लिए। जब मैं 2:30 बजे वापस आया घर, बहन ने आके दरवाज़ा खोला, कहा भाईजान आपने क्या बीबी से मिलने का वक्त लिया था? मैंने कहा नहीं। गुलजार हाउस से फ़ोन आया है, बीबी ने आपको शाम को 4:45 बजे बुलाया है। ब्रीफली बता सकें कंटेंट क्या था उस लेटर का? वो जो 3 सफ़ों का लेटर था, उसमें ये था कि पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और पीपल्स पार्टी को मीडिया बेसिकली वे फॉरवर्ड। हाँ, मीडिया को ये करना चाहिए, इस तरीके से ये मज़ामीन छपवानी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी। तो शाम 5:30 बजे बुला लिया था? 4:45 बजे बुला लिया। हम चले गए, नाहिद खान थी, उन्होंने हमें ले गई। तो वहाँ उस वक्त की हायरार्की। गुलजार हाउस आप किसे किए? गुलजार हाउस, सेनेटर गुलजार के घर पे रहती थी बीबी बिफोर शिफ्टिंग टू जरदारी हाउस इस्लामाबाद। हम गए, बीबी से मिले, बीबी ने बहुत लिया, वो लेटर मंगवाया नाहिद खान से, और सारे उस वक्त लीडर बैठे हुए थे। तो बीबी ने वो देखा, कहने लगे लोग ही इज़ ए यंग मैन हु हैज़ गिवन मी सो मैनी सजेशंस पार्टी के लिए, ये वो। फिर मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि बीबी मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, ये कर रहा हूँ। तो कहने लगी वी वांट यू टू वर्क फॉर अस। तो कहने नो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नो लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वी वांट यू टू वर्क विद अस। सो आपको अपना बिजनेस बंद करना था ज्वाइन करने के लिए? दोनों चीजें पैरेलल में नहीं चल सकते थे? नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही था ना बिजनेस में, और कौन था। बिजनेस वन मैन बिजनेस था ना। नहीं, लेकिन बट फाइनेंशियल्स फिर कैसे पार्टी ने संभालने थे आपके? I had no idea at that time. Okay.
कि मुझे कहाँ से फाइनेंस मिलेंगे। आई हैड नो आइडिया एट ऑल। बट यू जस्ट एक्सेप्टेड इट। मैंने कहा मैं एक्सेप्ट हो गया, मुझे महीना लगेगा। उन्होंने कहा यस आई एम स्टार्टिंग माई ओन मीडिया ऑफिस of the chairperson PPP. I joined the office on 24th of April 1997 as media coordinator to chairperson PPP शहीद उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और बीबी ने जिस तरह से मुझे वेलकम किया पार्टी में, और जिस तरह से मुझे उन्होंने ये बावर कराया लोगों को कि ये मेरा आदमी है, इट वाज अमेजिंग। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं बीबी का कि एक रोज़ वो क़ायद-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हैसियत से वो निकली अपने कौमी असम्बली के हॉल से और आई और सीधा मुझे लेके एक तरफ कोने में चली गई। सारे सहाफ़ी पीछे खड़े हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं और कहने लगी और हाउ आर योर सिस्टर्स, कैसी हैं आपकी बहनें, कैसी हैं, हाउ इज़ एवरीथिंग, हैव यू सेटल्ड इन। मुझसे इस किस्म की बात उन्होंने लिंगर ऑन की तकरीबन 4 से 5 मिनट। और जब वो ख़त्म हो गया, वो मीटिंग ख़त्म हो गई, मैं आ गई तो आई वॉज दी मैन फॉर बीबी फॉर एवरी स्मॉल और बिग साफ़ी। That was the way of the leadership, to introduce your man to the media and to the people. अच्छा, I was not expecting, मेरी कोई तनख्वाह के मुतालिक बात नहीं हुई थी। 24th को ज्वाइन किया, 1st को पे लिफाफे में आ गई मुझे, और जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा थी। और ये मेरे से बहुत मुश्किल टाइम था पार्टी के ऊपर। आसिफ अली जरदारी साहब वाज इन जेल बाय दैट टाइम। मैं आपको बताऊं, ये वो वक्त था जब पार्टी 17 सीटों के साथ जीत के आई थी पूरे पाकिस्तान से। जो लोग पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहते थे उस वक्त, लोग यानी जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग थे, वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात धर रहे थे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कैद थे। अब देखें आप पार्टी की हालत देखें, जो चंद लोग थे वो हिम्मत हारे हुए थे। और बीबी जब तक पाकिस्तान में रहीं तो आप उनके साथ ही बीबी रहीं, बीबी के इंटरव्यू कंडक्ट कराता था मैं, बीबी की स्पीचेस लिखी, उर्दू स्पीचेस मैंने, तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों के लिए दोनों के लिए। बीबी जब एग्जाइल में थी तो वो जो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजती थी, वो मैसेज मैं उन्हें लिख के भेजता था और वो यहाँ रिकॉर्ड होता था। और जब मैं वही अपने मैसेज को, अपने अल्फाज को बीबी की आवाज़ में सुनता था तो यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस दौरान ज़ाहिर है वो पिक्चर्स आज तक इंटरनेट पे मौजूद हैं, जरदारी साहब के ऊपर जो तशद्दुद वगैरह होता रहा। तो जब आप जेल जाते थे, मुलाकात आप जाते थे बीबी के साथ जेल के लिए? साहब से मिलने के लिए बीबी ने मुझे सितंबर 97 में कहा कि यू शुड मीट जरदारी साहब। कहने लगे टेक 1 or 2 जर्नलिस्ट विद यू। तो मैंने एक जंग का और एक दूसरे 2 जर्नलिस्ट भी साथ लिए और मैं कराची गया, जरदारी हाउस गया, वहाँ मुनव्वर सहरवर्दी ही अरेंज्ड आवर मीटिंग और मैं पहली दफ़ा जरदारी साहब को देखा। मुझे मुनव्वर ने तारुफ करवाया और वहाँ बहुत सारे कराची के सहाफ़ी बैठे हुए थे। मैं भी जाके बैठ गया, जरदारी साहब भी बैठे थे, बीबी अभी आई नहीं थी। उसके बाद बीबी आई तो जरदारी साहब यूँ खड़े हो गए, लीडर आ गई। मैं चुप हूँ। बीबी जरदारी साहब ने कहा लीडर आ गई, अब मैं चुप हूँ। उससे पहले जरदारी साहब बोल रहे थे। खड़े हो गए बीबी के एहतराम में और बीवी बैठी तो जरदारी साहब भी साथ बैठे और फिर बीवी बोलती रही और जरदारी साहब से जब बीबी ने कुछ पूछा तो जवाब दिया, वरना नहीं बोले। बहुत इज्जत करते थे, बहुत। कंटेंट क्या होता था इन मीटिंग्स का? किस किस्म की डिस्कशन हो रही होती थी? नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। मैं आपको इससे पहले बताना चाह रहा था कि बीबी सितंबर 1997 में जब बीबी बाहर ही थी तो उन पे ये SGS को टेक्ना केस कायम कर दिया गया था। उसके बाद बीबी पहली दफ़ा दुबई से आ रही थी इस्लामाबाद, तो हम गए। तो मैं साफ़ियों के साथ जरदारी हाउस में बाहर ही ठहर गया, बीबी सारे लीडरों के साथ, क्यों हम तो एंसिलरी स्टाफ है ना। बीबी सारे लीडरों को लेकर अंदर चली गई। फरजुल्लाह बाबर साहब गेट पे आए, क्योंकि वासिफ आपको बीबी बुला रही हैं। मैं गया तो कहने लगी अब बाहर क्यों रह गए थे, अंदर बैठते। आई बीइंग द जूनियर मोस्ट, बात हुई तो
बीबी ने कहा कि आई हैव बीन इनवाइटेड टू द बैंक्वेट। तो बीबी हैड पुट ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ देम। आई बीइंग द जूनियर, मेरे लिए तो था भी नहीं, तो मैंने कहा ये मेरे लिए थोड़ी है, तो लीडरों के लिए है ये क्वेश्चन। बीबी ने पूछ लिया, ओके वी हैव बीन इनवाइटेड, शुड आई गो और नॉट? 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड 15 20, किसने कुछ नहीं कहा। अबाउट 30-35 सेकंड जब गुजर गए, बीबी रिपीटेड हर क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू ऑल, we have been invited in the banquet at the presidency in honor of the queen। अब मेरा दिमाग चल रहा है इधर कि बीबी ये कह रही हैं तो कोई जवाब, सब फिर खामोश। दूसरी दफ़ा जब अच्छा खासा वक्त गुजर गया तो मैंने कहा बीबी मे आई से समथिंग। सबसे जूनियर, सब ने यूं करके देखा मुझे, गुस्सा भी हुए होंगे कुछ लोग अंदर से। तो बीबी ने कहा यस वासिफ, व्हाट डू यू वांट टू से? मैंने कहा बीबी आई थिंक यू शुड गो। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ये पाकिस्तान की गोल्डन 50वीं सालगिरह के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथ आई थी, तो उनके हाँ उनके ऑनर में बैंक्वेट सदर लगारी थे उस वक्त, उन्होंने होस्ट किया था, उसमें बीबी को भी बुलाया था। तो बीबी फौरन वो मैं सोच रहा था कि बीबी क्या सवाल पूछ सकती हैं, जब खामोश रहा था। बीबी ने पूछा वाई? मैंने कहा बीबी देयर आर 2 रीजंस। वन इज दैट यू हैड इनवाइटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द क्वीन एलिजाबेथ टू कम फॉर दिस 50th, क्योंकि अगर हुकूमत नहीं जाती तो उन्हीं की हुकूमत होती, तो ये आपने बुलाया था। एंड द सेकंड इज there is no banquet in Pakistan is complete without the presence of bhuttos. I will go. बीबी का जवाब था I will go. कभी डांट पिटी आपको या गुस्सा किया कभी उन्होंने किसी बात पे? एक दफ़ा का वाक़या है, बीबी यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स एट दैट टाइम। तो एक आर्टिकल बीबी ने लिख के भेजा, बाबर साहब के पास आया, बाबर साहब ने अपने ऑफिस रनर को दिया और कहा कि जाके नेशन में दे आओ। नेशन हमारे बिल्कुल ऑफिस के बराबर होता। चले गए। अगले रोज़ हुआ कि जनाब अली मीडिया, फरतुल्लाह बाबर, कैप्टन वासिफ, नज़ीर रोकी, तीनों को बीबी ने बुला लिया है। तो मैंने कहा या अल्लाह, अब मुझे कुछ सुनगुन तो हो गई थी कि ये आर्टिकल नहीं छपा। तो मैंने बाबर साहब से कहा, बाबर साहब कोई आदमी ऑफिस में होना चाहिए। मैं नहीं डांट खाना चाह रहा था बीबी, मैंने कहा कोई आदमी ऑफिस में होना चाहिए, आप मुझे पीछे छोड़ दें। उन्होंने कहा जब बैठो, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगा। बाबर साहब और नज़ीर रोकी चले गए। वहाँ से फिर फ़ोन आया अपोजिशन चैम्बर से कि बीवी बुला रही हैं, आप तुम क्यों नहीं आए? वो दोनों आए, तुम क्यों नहीं आए? बुला रही हैं। मैंने कहा अच्छा आ जाता हूँ। फिर मैं पहुँचा तो बीबी कहने लगी कि व्हाट डू यू थिंक, डू आई राइट आर्टिकल्स एवरी डे? बीबी इतना गुस्सा थी, उनके चेहरे पे जैसे एक जलाल आया हुआ था। आई होल्ड यू एंड यू रिस्पॉन्सिबल, फरतुल्लाह बाबर साहब की तरफ और मेरी तरफ, क्योंकि इंग्लिश हम दोनों जानते थे। तो आई होल्ड यू एंड यू। तो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कह दिया कि बीबी वी सेंट आवर ऑफिस रनर विद योर आर्टिकल। यू सेंट माई आर्टिकल विद ऑफिस रनर? बीबी और आप आग बगोला हो गई। और उस वक्त तो दिल चाह रहा था कि जमीन फटे समा जाए ताकि बीबी की नजरों में रहे नहीं। यानी बीबी की ऐसी डांट शायद ही किसी ने खाई हो। मैंने तो ऐसी डांट कभी नहीं खाई और ना इतना कभी उन्हें गुस्से में देखा है। लेकिन यही वो शख्सियत थी ना, क्या उठने लगे, देन उन्होंने रोक लिया मुझे। और कैसे हैं, हाउ आर यू कीपिंग, हाउ आर योर सिस्टर्स, हाउ इज एवरीथिंग, इज ऑफिस ऑल। यानी फिर वो इतना प्यार दिया कि आपकी वो डांट का वो हुआ, लेकिन आपको याद दिला दिया कि भाई हु इज द बॉस और व्हाट यू शुड डू। उसके बाद फिर नहीं हुआ कभी है, फिर कभी नहीं हुआ।
जो उस वक्त का जो इशू होता था। नवाज शरीफ साहब वाज वेरी पॉपुलर, उस जमाने में ज़ाहिर है वो अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ आए थे। आई वोंट से पॉपुलर बट ही वाज इन द लाइमलाइट ऑफ कोर्स। सर उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी ली थी इलेक्शंस के अंदर, तो आई बिलीव कि ही वाज प्रीटी 2/3 मेजॉरिटी का हशर भी क्या हुआ ना। जो बात आप कर रहे हो उसके लिए फिर ये है कि बीबी ने उसको वेलकम भी तो किया उस एक्शन को। बीबी ने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जारी रखने के फेवर में थी बीबी। अक्टूबर 99 के अंदर तो वो नहीं थी उसके उस फेवर के अंदर। नहीं, 12 अक्टूबर के बाद तो उनकी जो स्टेटमेंट है एपी पे आज भी मौजूद है, एसोसिएटेड प्रेस पे, के ठीक है उन्होंने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब कहा इट्स ए ब्लैक डे। लेकिन बीबी ने ये कहा, सुनिए तो सही ना, बीबी ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ब्रॉट दिस डे हिमसेल्फ ऑन हिम। ये कहा बीबी ने उसके साथ ही कि बीबीसी का इंटरव्यू भी आप उठा के देख लें उस वक्त 97 का, उसमें भी बीबी ने ये कहा कि उसने ये सब कुछ किया बिकॉज नवाज शरीफ ने उस वक्त तक क्या नहीं किया था। वो तो जनाब अली वो भी बनना चाह रहे थे, जिसको अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, वो तो उसके लिए बाकायदा, वो तो सेनेट में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से वो नहीं लाए, वरना तो बन गए थे, अमीरुल मोमिनीन बन गए थे। 93 से 96 तक जो चली आ रही थी जो चीज़, वो 97 पे जाके मुंतज होती है और वो 2/3 मेजॉरिटी बनती है। वो विलिफिकेशन कैंपेन थी, जरदारी बहाने थे, बीबी निशाना थी। दे किल्ड ए भुट्टो टू गेट ए भुट्टो। In 1996 they killed a भुट्टो to get a भुट्टो। ये बताना चाह रहा हूँ कि बीबी कितनी आवाम से मोहब्बत करती थी। एक दफ़ा बीबी ने मुझसे ऐसे बैठे हुए बात की, हम बात कर रहे थे इकोनॉमी पे, तो कहने लगी वासिफ the IMF wanted me to withdraw the subsidy on food. How can I do that? My people are poor and they don't have buying power. मैं उन्हें क्या जिंदा मार दूं? मैं सब्सिडी देने से नहीं बाज आई और दे रिमूव मी। सर लेकिन बहरहाल स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर तो परसेप्शन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। आप जो बात कर रहे हैं ये बात कम लोगों को पता है, लेकिन उस ज़माने के अंदर सरे महल जो है वो ज़्यादा हेडलाइंस में था। तो क्योंकि आप मीडिया मैनेज करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि ज़रा ये आपसे पहले की बात है कि मीडिया मैनेजमेंट उस वक्त बहुत अच्छी नहीं थी गालिबन, जिस वजह से इस कदर हर आदमी के जहन में सरे महल था, हर आदमी के जहन में ये था कि वो जो हॉर्सेस हैं जरदारी साहब के, उनको जो है वो मुरब्बे खिलाए जा रहे हैं, जबकि आवाम के पास जो है दाल खाने के पैसे नहीं हैं। बीबी ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े हुए कहा था मेरे वो घोड़े दिखाएं जो मुरब्बे खाते हों। अक्सर लोग ये कहते हैं पीपल्स पार्टी का मीडिया बहुत कमज़ोर था, कमज़ोर है, वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी डज नॉट हैव टू fight against other political parties only. It has to fight a mindset. It has to fight the establishment. अब तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि आपका सोशल मीडिया आ गया है। उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे जिन पे कब्जा किसका होता है आपको पता है। उस वक्त एक टेलीविज़न स्टेशन था, आपको पता है कि वो किसका होता है कब्जा वहाँ। ये वही माइंडसेट है जो कहता था जो पीपल्स पार्टी को वोट देगा उसका निकाह हराम हो गया है। आपको पता है ना ये बात? ये वही माइंडसेट है ना। उस माइंडसेट को आपने फाइट करना। सर लेकिन टीएलपी के लोगों ने भी 2018 के इलेक्शंस के अंदर नून लीग के बारे में भी यही कहा था कि जो उनको वोट देगा उनके वो जो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो ये तो ज़ाहिर है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। देखिए आप इसका मुआवजा नहीं कर सकते कि 70s से लेके जो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगते हुए आए हैं हमारी मरी की एक मिसाल मौजूद है बहुत मशहूर, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। एक तलाक हो गई थी इस बात पे कि भाई वो तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, इसका तो निकाह हराम हो गया। पीपल्स पार्टी के साथ ये कैंपेन जारी रहती है किसी न किसी एक शक्ल में, क्योंकि पीपल्स पार्टी उन लोगों की पार्टी है भाई जिसके पाँव में जूता नहीं है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है। सर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं
ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट 24 आवर्स थे 27 दिसंबर 2007, आप बीबी के साथ थे आखिरी 24 घंटे में? साथ था। जो मैं जलसे में भी साथ था, जलसे में उनके बराबर स्टेज पे खड़ा हुआ था। उससे पिछले 24 घंटे अगर पीछे आ जाएं, हाँ, तो उस वक्त भी जब उनकी हामिद करजई से मीटिंग हो रही है, उनको जनरल नदीम ताज के साथ मीटिंग हो रही है। हामिद करजई से उनकी मीटिंग हुई थी सरीना में। ठीक है, सरीना होटल में मैं था, लेकिन फिर मैं वहाँ से आई हैड टू रश टू लियाकत बाग, जहाँ जलसा था। और ये मीटिंग दोपहर के टाइम पे हो रही थी? हामिद करजई ये कोई 11 बजे के करीब थी। ठीक है। हाँ, अच्छा मैं आपको बताऊं कि वो दिन जब जलसा था और जब बीबी का हुआ, आई एम वेरी सुपरस्टिशियस इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अच्छा, मैं खाता पीता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे कपड़ों पे ना गिरे ना हो। उस रोज़ मैंने अंडा जब लिया तो मेरी टाई पे गिर गया, एक बदशगुनी हो गई। देन आई रिलीजियसली फॉलो, ये चीज़ मैं करता हूँ कि जो मैक पाई है वो अगर एक देख लिया मैंने तो दूसरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं 1 फॉर सॉरो 2 फॉर जॉय। उस वक्त मैं मसावात बिल्डिंग में रहता था और मैंने एक महीना देख ली। मैं कोई 10-15 मिनट तक खड़ा रहा, दूसरी महीना नहीं देख सका और फिर मुझे सरीना होटल और फिर वहाँ भागना पड़ा। तो वो दैट वाज द फेटफुल डे। और उसी रात जो है आपकी जब बीबी के गालिबन डीजे ISI से मुलाकात हुई थी, आप उससे मुलाकात में मौजूद थे? वो लेट हुई थी, हम वापस आ चुके थे घर। वो लेट। कुछ डिस्कस किया था, क्या बात हुई थी? नहीं, कोई नहीं, उस पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जलसे के लिए जब ट्रैवल किया था आप साथ थे बीबी के? नहीं, आप पहले से पहुंच चुके थे? मैं पहले पहुंच गया, क्योंकि हमें हमेशा पहले पहुंच जाना होता था टू लुक आफ्टर द मीडिया पीपल। तो हमने वहाँ मीडिया के लिए इंतज़ाम किया हुआ था, कंटेनर 2 रख के बड़े ऊपर बनाए हुए थे, एंड वी वर स्टैंडिंग देयर। तो बीबी ने हमें खुद बुलवाया था कि स्टेज पे आ जाएं आप लोग। तो जब वो पाकिस्तान से बाहर थी एग्जाइल में, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में, तब आप पाकिस्तान में थे? मैं पाकिस्तानी में था और वी वर इन कांस्टेंट कांटेक्ट। हम फ़ोन भी करते थे, वो भी फ़ोन करती थी। और उस वक्त ये होता था कि आई यूज़ टू राइट ए लॉट एट दैट टाइम। नेशन में और न्यूज़ में बहुत आर्टिकल मैंने लिखे। एक आर्टिकल मैंने लिखा था, एम्परर हैज़ नो न्यू क्लोथ्स। जब इसने वर्दी उतारने से इनकार कर दिया था तो मैंने लिखा था एम्परर हैज़ नो न्यू क्लोथ्स। तो वो आर्टिकल और 1-2 और आर्टिकल थे जो बीबी ने कहा था कि ये सारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भेजो, हाँ, वगैरह वगैरह। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो आप बात कर सकते हैं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल बात कर सकते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ वहाँ 2006 लंदन में, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो जिसकी सज़ा टू सम एक्सटेंट अभी दे रही है इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को भी, उसकी वो करके उसको रेजिस्ट करके। नहीं, PDM को नहीं कह रहा हूँ मैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके बाद आपकी इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि देयर शुड बी ए थर्ड फोर्स, और देन दे स्टार्टेड प्रॉपिंग अप इमरान खान। तो इमरान खान तो 96 से पॉलिटिक्स में थे, 2002 के इलेक्शंस भी तो वो कंटेस्ट कर चुके थे। आप भी समझते हैं कि वो कोई स्ट्रगल थी? क्या जनरल मुशर्रफ से 100 सीटें मारना स्ट्रगल थी? दैट वाज नॉट ए स्ट्रगल, ही वाज जस्ट ए साइड किक जो चली आ रही थी। इमरान खान पार्टी वाज नॉट पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज जस्ट एक खिलौना था हमीद गुल का एंड लाइक्स ऑफ हिम। और वो जो सभी जो लीडरशिप रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डिक्टेटर के साथ अलाइंड रहे हैं। ये तो चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, अलाइंड रहना दूसरी बात है। टू स्टैंड अगेंस्ट दैट डिक्टेटरशिप एंड डिसमेंटल दैट डिक्टेटरशिप, सर वो भी तकरीबन सभी ने किया। इमरान खान जो है 2007 में बुकला तहरीक का हिस्सा रहे, जेल काटी। इसी तरह भुट्टो साहब भी बेशक कुछ दिन के लिए, लेकिन स्टिल मतलब
I'm not supporting anyone. I'm not here to talk about Imran Khan or anybody else. I'm just saying कि सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले करते रहते हैं. But that document became the basis of establishment, bringing in the third force in politics. That is my view. चल 2002 के जो इलेक्शंस से डिवाइड कैसे पैदा हुई पीपल्स पार्टी के अंदर? अमीन फ़हीम मेरे ख्याल से सेपरेट होना चाहते थे, उनको ऑफर भी हुई थी प्रीमियरशिप की? नहीं, बिल्कुल नहीं. अब तो ये सारी बात सबको खुली है कि मखदूम अमीन फ़हीम को ऑफ़र भी थी वगैरह वगैरह. और मैं मसावात बिल्डिंग में चूँकि रहता था, मखदूम साहब वहीं एक फ्लैट में बहुत आया जाया करते थे, तो मखदूम साहब के लिए तो प्रोटोकॉल की पुलिस भी भेज दी गई थी. जैसे मैंने कहा, आप गलत जगह आ गए हो, नहीं बन रहे हो वज़ीर आज़म, आप चले जाए. समझ गए ना? तो प्रोटोकॉल के पुलिस वाले भी आ गए थे वहाँ. तो इतना क्लियर हो चुका था कि इतना क्लियर हो गया था, इतना क्लियर हो गया था. लेकिन बीबी रिफ्यूज्ड. इट वाज नॉट बीबी, इट वाज द पार्टी ने ये समझा, पार्टी की लीडरशिप जो उस वक्त मौजूद थी. इवन मखदूम साहब अब वज़ीर आज़म कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन मखदूम साहब वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ पार्टी. तो फिर पार्टी ने ये फैसला किया कि नहीं, हम बीबी पे समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई और बना दिया लीडर तो जनरल मुशर्रफ को बहुत आसानी हो जाएगी बीबी को इररिलेवेंट करने में. इसलिए वी स्टूड बाय बीबी, और बीबी फिर रही. और बाद में तो फिर हिस्ट्री आप देख लीजिए. अमीन साहब एग्रीड विद द डिसीजन. जी हाँ, मखदूम साहब, आई रिमेंबर 2 or 3 मीटिंग्स जहाँ मखदूम साहब ने कहा कि जो पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा. और ऐसे में फैसल साले हयात फिर वो पहले निकल गए थे. फैसल साले हयात तो जीतने के बाद, याद है रमज़ान आया था उस वक्त भी, तो यहाँ सैयद नैयर हुसैन बुखारी का घर होता था F10 में. तो वहाँ फैसल हयात वो अफ्तार पे आए, तो उनसे बात की, जर्नलिस्टों ने भी बात की, सब ने. तो वहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि ही इज़ गोइंग टू डिच अस. और फिर वो क्या वजह थी कि उनके ऊपर वो नैब का प्रेशर था बिकॉज ऑफ द केसेस? बीबी यूज्ड टू कॉल देम नैब ज़दा. हाँ, बीबी कहती थी ये नैब ज़दा हैं, और वाकई नैब ज़्यादा थे. उसमें सारे जो नैब के केसेस थे वो सब ख़त्म हो गए. लेगेसी क्या होती है पॉलिटिशियन की, कि उसका स्टेटफास्टनेस, कि उसने अपनी पॉलिसी पे किस हद तक कायम रहा वो, और कितना वो साबित कदम रहा. तो वो अब नहीं रहे तो चले गए. और फिर और इनको मैं कहता हूँ सियासी खाना बदोश. ये खाना बदोशी है ना, पॉलिटिकल नोमैड्स दे आर. मोरलेस सभी पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं. और ये भी मैं वही 85 की जो असेंबली थी वहीं के लोग थे ज़्यादातर, जो कि फिर बाद में साइड्स तब्दील करते रहे. अगेन कमिंग बैक टू 27 दिसंबर, जलसा ख़त्म हो गया. उसके बाद फिर क्या डिसाइड हुआ था? पंजाब का उनका ट्रिप था. किस शहर का था, आई एम फॉरगेटिंग दैट, क्योंकि वो शायद नीचे मुजफ्फरगढ़ या रहीम यार खां हो के आ गई थी. साउथ पंजाब उस तरफ कवर कर लिया था, सेंट्रल पंजाब था. और जरदारी साहब को भी बीबी ने पाकिस्तान बुला लिया था कि आप आ जाएं. और प्रेसिडेंट जरदारी का पंजाब में एक इन्फ्लुएंस भी है, तो वो भी फ़ायदेमंद होता. तो फिर बहरहाल जो वो हुआ. और बीबी मुझे याद है जलसा हुआ, बीबी ने बड़ी अच्छी तकरीर की. और क्योंकि खून मांगती है उनका बहुत वो फेमस, जी ये धरती खून मांगती है. वो जो स्वाद पे झंडा लहराएंगे, आप लहराएंगे, मैं लहराऊंगी, वो. और मैं उस वक्त बीबी के लेफ्ट पे खड़ा था, तो मैंने देखा कि बीबी की सारी बिल्कुल रेड हो गई थी. वैसे वो पिंक कलर की थी, लेकिन रेड हो गई थी बिल्कुल, इतने जोश में थी बीबी. और जैसे ही वो जलसा ख़त्म हुआ तो हम 2 रॉ ऐसे बना के बीबी गुजरी. और बीबी के लास्ट वर्ड्स मुझसे ये थे, थैंक यू आसिफ. दैट वाज इट. क्योंकि इसके बाद बीबी नीचे उतरी, चली गई. तो जब आवाज़ आती है आपको धमाके की, आप वहीं लियाकत बाग में मौजूद थे? आप जा चुके थे? मैं लियाकत बाग था. आई एम ए स्मोकर एज वेल. तो मैंने वो, हम लोग नीचे सामने जाके खड़े हो गए. इतने में धमाके की आवाज़ आई.
अल्लाह खैर करे, ये क्या धमाके की आवाज़ है। और फिर 1 मिनट बाद ही एक बच्चा वहाँ से, उसको लगी हुई थी, कोई खून वून बह रहा था उसका सर से, इतना ज़्यादा नहीं कि वो अपने कदमों पे चल रहा था, उसके साथ 1-2 लोग थे। कहने लगे नहीं बीबी चली गई, बीबी चली गई। अब उसने जो देखा बेचारे ने, जो उसमें हुआ, अब यहाँ पे हुआ तो फिर फ़ोन आया सफदर अब्बासी का मुझे कि कहाँ हो। He was with BB inside the vehicle. क्यों, वो तो गाड़ी में थे ना। फौरन सेंट्रल हॉस्पिटल पर पहुँचो, मैं कहा सब खैरियत है, बस पहुँचो। हम सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल गए और वहाँ गए तो वहाँ एक कोहराम मचा हुआ था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। कोहराम मचा हुआ था, मखदूम साहब थे, इब्ने रिजवी था, नाहिद खान थी, शेरी रहमान थी। इंतकाल की खबर आ चुकी हो गई थी। उन लोगों ने कहा, वो मिल के रोना शुरू कर दिया और सब कुछ। उसी वक्त वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा आई प्रोनाउंस द डेड एट 5:12। 3-4-5 सहाफ़ी थे इसके पिंडी के, तो मैं उन्हें, यानी वो इतने नोन सहाफ़ी नहीं थे तो लेकिन वो 1-2 जानने वाले भी थे, तो उन लोगों को उसने बताया कि बस फिर तो कुरान मच गया। फिर देखने, फिर मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, सारा कुछ। तब तक आपको क्या इत्तलात थी, कॉज ऑफ डेथ क्या है? क्योंकि मैं तब तक तो अभी बस धमाका हुआ था, कुछ कोई पता नहीं था क्यों हुआ क्या हुआ। फिर हम वहीं रहे हॉस्पिटल में, फिर नवाज शरीफ भी आए, उसी वक्त सारा कुछ हुआ। फिर हमने बस जो हम देख रहे थे आपकी बहुत कम, एक तो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आपकी अपीयरेंसेस हैं, तो आपकी एक ऑडियो कॉल है गालिबन ABC न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें आपने बताया भाई कि बीबी जो शहीद हो चुकी हैं और उनको 2 गोलियां लगी, एक कमर में और एक सर में, और इतने कम टाइम के अंदर आपकी सबसे एक्यूरेट न्यूज़ थी उस वक्त तक। रहमान मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी जो गोली बताई थी, उन्होंने कमर का सिर्फ बताया था, सर में हिट हुई है कि नहीं बताया था। गवर्नमेंट की तरफ से था कि धमाके की इम्पैक्ट की वजह से जो है वो गेयर लीवर की वजह से हुआ है। यू हैड द मोस्ट एक्यूरेट न्यूज़, इसलिए कि आई वाज इन द हॉस्पिटल। और उसी इंटरव्यू के अंदर आपने ये भी बोला था कि ये 1971 का जो साने है उस जैसा साने और पाकिस्तान टूट सकता है। आप ही के अल्फाज। आपको अंदाज है मैंने ये कहा था इसलिए कि मुझे यही लगा। उससे पहले पिंडी से आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेजा था, फिर आपने शहीद बीबी को यहीं से भेजा। आप ये सोच सकते हैं कि उस वक्त सिंध के लोगों का क्या टेम्परेचर होगा। यहाँ के लोगों का था सिंध तो, वर्ड्स वर कि पाकिस्तान इज बर्निंग राइट नाउ। इट वाज बर्निंग दैट टाइम। पाकिस्तान खपे को लोग मजाक में लेते हैं, लोग समझते हैं कि ये दैट वाज द टाइम व्हेन प्रेसिडेंट जरदारी हैड सेव्ड पाकिस्तान। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? इलेक्शन से ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने भी बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे बिल्कुल। अब नवाज शरीफ ने इससे पहले भी बाइकआउट का ऐलान किया था। 3 दिसंबर 2007 को जरदारी हाउस में नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे थे, ये कह के मैं जा रहा हूँ और बेनज़ीर भुट्टो को इस बात पे तैयार करूँगा कि वो इलेक्शन का बाइकआउट करें। वहाँ फिर मैंने पूरे मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। मेरी एक तस्वीर है जिसको गेटी इमेजेस वालों ने कैप्शन दिया था मास्टर ऑफ द सेरेमनी। उसके बाद बाहर निकल के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जरदारी हाउस में, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो आए थे बाइकआउट करवाने बीबी से, वो खुद राज़ी होकर चले गए कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और जब बीबी शहीद हो गई उसके बाद नवाज शरीफ ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। इट वाज प्रेसिडेंट जरदारी who convinced Nawaz Sharif to come and take part for the democracy of the country, इसमें हिस्सा लें आप। Alright. मुशर्रफ हैज़ टू गो आपने कहा था जब डिसीजन होता है इम्पीचमेंट का, किस लाइक इनिशिएट किसने किया था? इट वाज फ्रॉम पीपल्स पार्टी, इट वाज फ्रॉम नून लीग, कंसेंसस से था? जरदारी साहब का ये था कि हमने इस जनरल मुशर्रफ को नहीं रखना। वो डायरेक्ट कभी जनरल जरदारी साहब ने मुझे नहीं कहा है, लेकिन मैंने दूसरों से बातें करते हुए जरदारी साहब का मूड देख लिया था कि ही डिड नॉट वांट जनरल मुशर्रफ टू रिमेन ऑन द सीट। आपको एक फील आ जाती है ना,
और इतना साथ रहा हूँ। मैं जरदारी साहब के साथ उस वक्त भी साथ था कि जब SGS कोटकना केस की समाअत हो रही थी, जो जज थे हमारे, जस्टिस मलिक कयूम से इजाज़त ली थी बीवी ने कि मैं इसकी प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करूँगी, एंड वो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जरदारी हाउस में सब जमा करा दी थी, सब जमा करा दी। मेरे पास 2 टेप रिकॉर्डर होते थे। 7:30 बजे मैं पहुंचता था। सुबह सुबह एक दिन मैं बैठा हुआ था, पीछे एक बेंच थी ना जहाँ बीबी और जरदारी साहब बैठते थे कुर्सियों पे, पीछे एक बेंच थी, मैं बेंच पे जाके बैठ जाता था लगा के टेप। तो एक रोज़ जरदारी साहब पीछे आए, कहने लगे क्या हाल है, ठीक ठाक? मैंने कहा हाँ। कहने लगे कितने भाई बहन हो? मैंने बताया अच्छे बहन। तो ये था मजबूत है? मैंने कहा सर था। फिर मुझे एकदम से आई है पंजाबी में पूछ रहे हैं। मैं कहा सर था क्या, हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, सब अपने अपनी गवर्नमेंट जॉब, कोई जॉब, कोई जॉब करता है। फिर मुझसे कहते हैं फिर तू किसके आसरे पे ये कर रहा है? मैंने कहा सर मौला के आसरे पे। मुझे यूं करके उन्होंने झंझोड़ा जैसे तगड़ा हो जा, और आगे जाके बैठ गए। 97 में वो वक्त था कि जब लोग रास्ता बदल लेते थे कि ये जरदारी साहब जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी वाले जा रहे हैं, उससे रास्ता बदल लेते थे कि नहीं इनके साथ रहेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। सो जाहिर है वो 2008 से 13 तक के हर साल तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो बहुत डिटेल हो जाएगी। 2-3 इवेंट्स देख लेते हैं जो हुकूमत में थे और आप भी ज़ाहिर है प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद थे। 2011 इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। एक मेमो गेट स्कैंडल आया था 2011 के अंदर। अपेरेंटली ये था कि रिक्वेस्ट की गई थी हुसैन हक्कानी के थ्रू के पाकिस्तान के अंदर जो है फ़ौज को कंट्रोल किया जाए। 2011-12 सख्त वो ईयर्स इसलिए थे कि हम 5 साल पूरे करने की तरफ जा रहे थे और सारी चीज़ें अच्छी थी, और उसको डिस्टेबलाइज करना मकसद था। द फोर्सेस दैट आर देयर, उस वक्त अगर आप साबित कदम खड़े रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 5 साल मुकम्मल हो गए। उसमें मेमो गेट भी आया, उसमें जनाब अली आपके उसामा बिन लादेन भी जनाब अली पकड़ा गया वगैरह, मारा गया। वो एरिया उस रात क्या हालात थे जब ये उसामा बिन लादेन वाली रेड हुई है? सो नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ाहिर सारा प्रेशर तो प्रेसिडेंट हाउस पे था, एवरीवन वाज लुकिंग एट। नेक्स्ट मॉर्निंग उस मीडिया चीज की मीटिंग में एक तरह से सरासिंगी सी फैली हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हमारी ये स्ट्रेटजी थी कि ये एक वाकया जो हुआ है वो हमने ये तासुर दिया था कि ये वाकया हमारे इल्म में ही होके हुआ है, यानी ये नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल काट के रख दिया गया हो। और उस वक्त एक चीज़ थी कि जब उस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें कुछ आर्मी के लोग भी आए, तो उसमें ये चीज़ एग्री अपॉन थी सब में कि हमने ये कहना है कि हुकूमत और सिक्योरिटी अपैरेटस दोनों सेम पेज पे हैं। तो सर उस पेज का फिर बाद में क्या हुआ? पेज कभी एक रहता है, आप आगे बढ़ते हैं। कोई किताब के एक पेज पे कभी नहीं अटकता, जो अटक जाता है वो पीछे रह जाता है, जो सफा पलट देता है वो आगे। लेकिन कहते हैं ना वो पेज वहाँ से ही तो ख़राब होना शुरू हुआ जब गिलानी साहब ने असेंबली के अंदर वो फेमस स्पीच की थी कि वो स्पीच की थी कि स्टेट विद इन द स्टेट वगैरह जो की थी। अब वो देखें, वो एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें वो कह गए थे, और उस वक्त जो सूरत हाल थी वो ऐसी थी कि हमें बैलेंस कायम करना चाहिए था, वो बैलेंस कायम नहीं हो रहा था। और इंसान खता का पुतला है, आप कुछ कहना चाह रहे हो उसको आप 10 तरीके से कह सकते हो, आप उसको एक ब्लंट तरीके से कह देते हो तो वो बुरा लग जाता है, आप उसको मलफूफ अंदाज में कहते हो तो वो बर्दाश्त हो जाता है, और इट डिपेंड्स कि सामने वाले की क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है। ये भी तो है ना बात। सर उसी साल जनवरी में सलमान तासीर की भी असैसिनेशन हुई थी, आपका कोई ताल्लुक था, राब्ता था? सलमान तासीर साहब की भी असैसिनेशन उसी साल होती है इस्लामाबाद। मेरा डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं था सलमान तासीर से, लेकिन सलमान तासीर के कत्ल से सबसे ज़्यादा परेशान जो थे वो शहबाज भट्टी के वालिद थे।
शहबाज भट्टी हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स रहे। उनके वालिद बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपने बेटे की ज़िंदगी की फ़िक्र हो गई थी, शहबाज भट्टी की फ़िक्र हो गई थी। 4 तारीख़ को सलमान तासीर की शहादत होती है और 11 तारीख़ को शहबाज भट्टी के वालिद हार्ट अटैक से मर जाते हैं। और शहबाज भट्टी उसके बाद बीच में कनाडा भी गए और कनाडा में वो रह भी सकते थे वहाँ। उस वक्त के कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो शहबाज भट्टी के अच्छे दोस्त भी थे। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी नहीं डरी है बेनज़ीर भुट्टो के लिए, मेरी बीवी नहीं डरी, मैं डर के चला जाऊँ, मैं नहीं करूँगा। शहबाज भट्टी की शहादत सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेगम के लिए एक बड़ा सानिया था। क्योंकि हम लोग जब बात का स्टार्ट किया और जो पहले पार्ट ऑफ डिस्कशन था उसके अंदर आपने बताया कि कितना पॉलिटिकली अवेयर थे आप उस ज़माने के अंदर, उस ग्रुप से आपका ताल्लुक था जो पॉलिटिकली अवेयर यूथ थी। मैं एक बात भूल गया हूँ आपको, मैं चूँकि लेक्चर बन गया था लेकिन वो सारे पॉलिटिकल वर्कर्स मेरे पास आते रहते थे। डॉक्टर हसन जफ़र आरिफ आते रहते थे, डॉक्टर नकवी और साथी साथ सब आते रहते। तो इन लोगों ने बनाई कराची यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट USM 1981 में। उसके इलेक्शन होने थे तो मेरा फ्लैट चूँकि बिल्कुल ही करीब था नीपा की चौरंगी पे, तो मेरा फ्लैट सेंटर बन गया उस इलेक्शन कैंपेन का। उस इलेक्शन कैंपेन में जब एक USM की मीटिंग होनी थी तो डॉक्टर हसन जफ़र आरिफ आए, मैं और अजीज़ मेमन हम फ्लैट ही पे थे। वो आए, कहने लगे मैंने बुला लिया है, अल्ताफ़ हुसैन को भी बुला लिया है, APMSO वाले को। हम बीइंग वेरी हार्ड लेफ्ट, हमने कहा ये क्या किया है डॉक्टर साहब, आप क्या, नहीं यार वो भी तो जमीयत के तो अगेंस्ट ही लड़ेगा। हमने कहा यार उसके डॉक्टर साहब उसके साथ 4 बंदे नहीं हैं, आप खामखा लोग और उससे मुतनफ़िर हो जाएंगे, उसको आप नहीं बुला लिया, आप क्या करूँ। आए, मीटिंग हुई, बैठे, बेल बजती है, साथी साहब बाहर की तरफ खड़े थे। मैंने कहा साथी साहब देखो कौन आया है। आके कहता है कि अल्ताफ़ आया है। मैंने कहा बुलाओ उसको। अब मीटिंग हो रही है, सारे बैठे हुए हैं सब। मैंने कहा अल्ताफ़ आपको पता है कि मीटिंग 20 मिनट पहले शुरू हो चुकी है, अब ये कुर्सी उठाओ और बाहर जाके बैठ जाओ, जो फैसला होगा हम तुम्हें बता देंगे। कहता है जी वासिम भाई, और वो चले गए, कुर्सी लेके बाहर चले गए और जो फिर फैसला वो आपने बता दिया। ये वही अल्ताफ़ हुसैन है जिनके एक इशारे पे फिर कराची बंद हो जाता था 15 मिनट के अंदर। भाई मेरे साथ जो राव कलीम जो मेरे अक्सर फ्लैट पे रहा करता था वो कत्ल हो गया ना। यानी आप यकीन मानिए, मैं अगर पाकिस्तान में रहता ना 86 के बाद, आर्मी में नहीं गया होता और पाकिस्तान में रहता, मैं मर चुका होता। ठीक है सर सो व्हाइल वी मूव टुवर्ड्स कंक्लूजन, जो मैंने आपसे बात की थी, अब ये जो आपने पूरी अपनी हिस्ट्री बताई, स्पेशली जो स्टूडेंट ईयर्स थे, तो आप बहुत एक्टिव थे, आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, आप सियासत को बहुत करीब से समझते थे। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीपल्स पार्टी, जो एक फेडरेशन की इलामत हुआ करती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में, 2013 के बाद वो एक सूबे तक महदूद हो गई। आज जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये शख्सियात स्टैंड लिया करती थी, प्रिंसिपल स्टैंडिंग होती थी, बीबी की डॉक्टर्ड पिक्चर्स जो हैं वो 90s के अंदर हेलीकॉप्टर से पंजाब में फेंकी गई, विक्टिम थी ये वाली पार्टी। आज पाकिस्तान के अंदर इद्दत केस के ऊपर वाली पार्टी किस तरफ खड़ी है? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अभी जो सलूक हो रहा है, ये लोग कहाँ पे, अभी ये ब्लास्फेमी का जो पूरा चल रहा है, पीपल्स पार्टी कहाँ है? इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्स एक ही हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, वो पीपल्स पार्टी थी। कि आज भी आप लोग इस एंटी इस्टेब्लिश, अगर हम लोग डायग्नोज कर सकेंगे तो प्रॉब्लली आप बता सकते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग और अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हमने 2018 के बाद जो फिनोमेना देखा अपने मुल्क में, उसने हमें कुछ चीज़ें ऐसी करने की तरफ हम मजबूर हो गए कि वो ना करते तो आपके पाकिस्तान को ख़तरा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माइनॉरिटीज़ के साथ तो हम पहले भी थे, बाद में भी हैं। यानी
शहबाज भट्टी और सलमान तासीर दोनों माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हुए शहीद हुए। सर 2024 के अंदर 450 लोग ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे जेलों के अंदर है, हाईएस्ट नंबर एवर। एंड ये आपके दौर के अंदर आप सही कह रहे हैं। 2-3 बातें आप सुने। जो पाकिस्तान में जो ये मसला है, ये हमारी सोसाइटी का मसला है। सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस को आप इसके लिए या इसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस की नहीं होनी चाहिए। आपकी सोसाइटी को जो कंटामिनेट किया गया 80s में बाय जनरल ज़िया, उसकी कंटिन्यूएशन या उसका फल देख रहे हैं आज। आइन की किसी आर्टिकल को उस तरीके से इम्पोज नहीं करते जिस तरह से हम 26वीं आईनी तरमीम को करते हैं, जिस तरह से हम ब्लास्फेमी लॉ को करते हैं। और उसको कोई लॉ इतना मिसयूज नहीं होता जितना अब होता है। अभी नई चीज़ ये आई कि आपको कोई दोस्त बनता है आपका, वो आपको एक मैसेज भेजता है, फिर वो कहता है कि सॉरी मुझसे ये मैसेज डिलीट हो गया है, मुझे वापस भेज दो, और उसके बुनियाद पे आप ये कर लेते। तो आपका ये माशरे का मसला है। आज का जो नौजवान है वो मुझसे और टू सम एक्सटेंट आपसे भी, यू आर यंग पर्सन, लेकिन वो आदमी जो 15 और 25 के दरमियान है इस वक्त, उसने एक नई दुनिया जन्म देनी है, दे रहा है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने इस नई सोच को, नए खून को सामने लाना है। सर लास्ट पे विद समवन लाइक यू, जिनका इतना ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज है, इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को बहुत करीब से देखा, पाकिस्तान के अंदर बनने वाली हुकूमतों को बहुत करीब से देखा। आने वाले चंद सालों में हम हाइपोथेटिकली कह लेते हैं कि बिलावल साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो इस सब विजडम के साथ 3 से 5 वो ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो आप चाहेंगे कि बिलावल साहब शुड वर्क एज ए प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं कि जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो मेरे वालिद ये कहते हुए मर गए कि भुट्टो साहब को एक टेन्योर और मिल जाता तो पाकिस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। अब मैं बताऊं कि चेयरमैन बिलावल जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक सेक्टर पे खड़ी हुई है और वो सेक्टर है एग्रीकल्चर। जब प्रेसिडेंट जरदारी 2008 में आए तो उन्होंने गंदम जो 400 रुपये मन बिकती थी उसकी कीमत उन्होंने 900 की और फिर 1000 रुपये से भी ज़्यादा की। उससे फ़ायदा किसको हुआ? हमारे किसान को। वो किसान जो पैसे यहाँ से लेके यहीं खर्च करता है, बाहर नहीं ले जाता, वो पैसा रोलिंग में आता है, जिससे आप देखें कि 2008-9 की इतनी ज़बरदस्त रिसेशन में भी पाकिस्तान उस काबिल था कि वो अपने मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा सकता था और उन्होंने बढ़ाई। जब इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी आते हैं तो मैं वो विज़न देख रहा हूँ जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न था। हम हो सकता है कि अमीरों को वो बरात ना दे सकें, लेकिन हमने गरीबों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाना है। गरीबों का फ़ायदा क्या है? जो बेसिक राइट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। बेसिक राइट्स ऑफ एजुकेशन, बेसिक राइट ऑफ टू क्लीन वाटर, बेसिक राइट टू हेल्थ। लेकिन सिंध में अभी जो काम हो रहा है वो अभी एक बेसिक राइट पे हो रहा है कि महंगे से महंगा इलाज सिंध में मुफ्त हो रहा है। दैट इज़ सेम विजन विच शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड, सेम विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैड। वही सी विजन पे हम काम कर रहे हैं। पहले हमने वो किया था हेल्थ का, अब हम ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरफ जा रहे हैं। हम पे इल्ज़ामात जो भी लगाते रहे, हम अपने मकसद से नहीं हटते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेरी मच।